Hello friends, welcome to Formulator. Friends, my name is डॉक्टर भोलू कुमार एंड हम लोग यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा जो आपको 9 क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो आपको पता होगा, सबको पता है कि 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का होता है। आपको टोटल मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स एक्सटर्नल का, एंड सेम का, एंड 30 मार्क्स आपका इंटरनल का होता है। सो जो 17 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो आपको मैंडेटरी रहते हैं, कंपल्सरी रहते हैं। और एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 10 ऑप्शन दिए रहते हैं एंड आपको 7 कोई करना रहता है। तो आपके पास ऑप्शन इतना ज्यादा रहता है कि आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपको 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे। और दूसरी ये है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन के लेवल का, एग्जाम के लेवल का आइडिया रहता है, तो आप प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंग लेवल पे पहुंचता है। दूसरा क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके में आ जाते हैं। इवन इनडायरेक्ट भी आएगा तो आपको डेटा चेंज करके, कुछ डेटा चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। हम लोग बचपन से भी पढ़ रहे हैं, आपको 10th का एग्जाम दिए, 12th का एग्जाम दिए, हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते थे। इसलिए पढ़ते थे कि हमारा प्रैक्टिस भी होता था, सिमिलर सिलेबस पैटर्न हर चीज का, एंड बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। इवन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके AKU एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको जानना एंड उसका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो 2020 जो लेटेस्ट हमारा एग्जाम हुआ है, कोविड के वजह से आपको 2021 में जो एग्जाम था वो मतलब नहीं हो पाया, आपको प्रमोट किया गया। तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर हमारा 2020 है, उसके बाद हम लोग इसके पहले का जो क्वेश्चन 2019 उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके पहले का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है 2018 से चेंज हो गया है। तो हमारा 2019 एंड 20 डिस्कस करेंगे। एंड लोग को एग्जाम में 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको केवल मतलब 5 क्वेश्चन नहीं, पूरा 9 का 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड आपके पास ऑप्शन रहता है बहुत सारा। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मतलब कोर्स को करोगे तो आप मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। क्या है, फॉर्मुलेटर मतलब एक बहुत ही अच्छा आपका प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के आप कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको यहाँ पे ES, आपको गेट, SSC, JEE ये सब का प्रिपरेशन होता है। आपको असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी आप प्रिपरेशन करते हैं और आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होता है। सारे फैकल्टी आपको अच्छे बैकग्राउंड से हैं। जैसे मैं भी मतलब क्या हूँ, मतलब ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग रिसर्च में, मेरा PhD है मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा PhD वर्क IIT कानपुर एंड NIT पटना से हुआ है। मैं IIT कानपुर के एरोस्पेस लैब में अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क किया हूँ। इसे आपको रिसर्च एक्सपोजर भी है, ऑलमोस्ट 15 पब्लिकेशंस हैं, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बाकी सब भी फैकल्टी आपको क्वालिटी मिले। तो इस आप कोर्स को मतलब ज्वाइन करना, वीडियो सब्सक्राइब करो। और ज्यादा बात नहीं करके हम लोग सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन पेपर है आप सबको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उससे स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन पेपर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। एंड इवन आपके पास होगा भी, फिर भी ये क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 एंड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है 102304, थर्ड सेम PYQ, AKU सिलेबस का है, AKU एग्जाम के अकॉर्डिंग है आपका, एंड मैकेनिकल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग एनी 7। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर A
ए जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको सीधे आंसर बताना है। पढ़ते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास इज, ऑप्शन ए है इंटीग्रल डीबी, ऑप्शन ए का फर्स्ट है इंटीग्रल पी डीबी, माइनस इंटीग्रल वी डीपी, थर्ड है इंटीग्रल टी डी एस एंड फोर्थ है माइनस इंटीग्रल एच डी टी। तो आप कोर्स कीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स का, तो वहां पे हम लोग डेराइव किए थे सिस्टम, दो तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपको क्लोज सिस्टम जिसको कंट्रोल मास बोलते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम जिसको कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, एंड तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग जैसे क्लोज सिस्टम की बात किए तो वहां पे हमारा जो मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क था आपको पीडीबी, उसको हम लोग फर्स्ट लॉ में अप्लाई किए थे। फर्स्ट लॉ में हमारा एजम्पशंस था, प्रोसेस था क्लोज सिस्टम, एजम्पशंस था प्रोसेस जो रिवर्सिबल था, एंड वर्किंग फ्लूइड जिसका मास कांस्टेंट था क्योंकि क्लोज सिस्टम था, एंड आइडियल गैस उसमें वर्किंग फ्लूइड था। तो हम लोग डेराइव किए थे। तो फॉर क्लोज सिस्टम हमको जो वर्क डन मिला था क्लोज सिस्टम के लिए इंटीग्रल पीडीबी मिला था, इंटीग्रल पीडीबी मिला था क्लोज सिस्टम के लिए। लेकिन यहां पे बोल रहा है कंप्रेसर, हम लोग जब ओपन सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहां पे कंप्रेसर, टर्बाइन, पंप ये सब के बारे में बताए थे। तो वहां पे उसी तरह जब हम लोग डिराइव किए थे तो जो ओपन सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क डन आया था वो आया था माइनस इंटीग्रल VDP। ठीक है, तो अब ये जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अब इसको डिराइव तो करना नहीं है, आप मतलब कोर्स को करो, आपको इसका अच्छे से बहुत अच्छे से डेरिवेशन करके वहां पे दिखाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर ऑप्शन जो है इसका 2, मतलब इंटीग्रल VDP। ठीक है, जब हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो बोलते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन एक्स एक्सिस जो होता है वो आपको जो एरिया अंडर पीवी कर्व होगा इंटीग्रल पीडीबी का वो वर्क डन देगा। जबकि जब ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे बोलते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन वाई एक्सिस, तो उसी को डिराइव करते हैं तो यहां पे आता है माइनस इंटीग्रल VDP। ठीक है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखा जाए, बी देखा जाए तो इसमें भी हमको ऑप्शन लगाना है। इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लक्स इज एन एग्जांपल विच सिस्टम। तो हम लोग सिस्टम पढ़ा रहे थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम लोग जब क्लोज सिस्टम की बात की वहां पे बोले कि यहां पे जो भी होगा बाउंड्री के क्रॉस केवल हमारा एनर्जी इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हमारा मास का ट्रांसफर नहीं होता है क्लोज सिस्टम में। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों का होता है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम में नेदर मास नॉर एनर्जी। और वहां पे हम लोग एग्जांपल में लिखे भी थे थर्मोफ्लक्स एंड थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एंड मास मतलब कोई ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर नॉर मास ट्रांसफर। तो इसका जो ऑप्शन होगा आइस केप्ट इन वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लक्स, डायरेक्ट वहां पे आपको एग्जांपल नहीं लिख दिया गया था थर्मस फ्लक्स का, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं। प्रेशर रीचेज अ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट जीरो पे कब पहुंचता है ये बात हो रहा है। तो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग दो तरह का व्यू देखे थे, एक देखे थे माइक्रोस्कोपिक व्यू एंड दूसरा बोले थे मैक्रोस्कोपिक व्यू। एंड थर्मोडायनेमिक्स जो होता है आपको पता होगा कि दो पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स बटा हुआ है, एक होता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, एंड दूसरा होता है
स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे स्टैटिक्स की बात होती है, जो हमारा मोलिकुलर लेवल से की बात होता है जहां पे, वहां पे हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। एंड जहां हम लोग जो ग्रॉस इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे आपको पता है जो मोलिकुलर होता है, जो मोलिकुलर मोमेंटम होता है, जो मॉलिक्यूल्स है हमारे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसी का जो ग्रॉस इफेक्ट होता है, जैसे प्रेशर बीच यू कैन सेंस, टेम्परेचर बीच यू कैन सेंस, लेकिन आया का माइक्रोस्कोपिक लेवल से आया है ना। और जो हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल से बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे प्रेशर को हम लोग फील कर सकते हैं, टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉस इफेक्ट आता कहां से है? माइक्रोस्कोपिक लेवल से। तो वह माइक्रोस्कोपिक लेवल से ही ये प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात होती है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? उसका ओवरऑल इफेक्ट पढ़ते हैं। तो वही बात कह रहा है कि प्रेशर वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, जहां पे जो मोलिकुलर मोमेंटम हो रहा है, मोलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो अगर स्टॉप कर दिया जाए तो अब वहां पे प्रेशर होगा ही नहीं, इवन टेम्परेचर की भी बात नहीं होगी वहां पे। तो ये बोल रहा है प्रेशर रीचेस वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एंड मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम जीरो। कोई मोलिकुलर मोमेंटम नहीं हो रहा है, कोई मतलब मोलिकुलर मोमेंटम हो रहा है तो ग्रॉस इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो प्रेशर आएगा ही नहीं, तो एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 4। When molecular momentum of system becomes जीरो। ठीक है, फोर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, मतलब यहां पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपके कोर्स में नहीं बताया गया है। बहुत ही मतलब आपको एनर्जी हाई कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। तो आप मतलब फॉर्मुलेटर का कोर्स जो है उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फुल सेटिस्फेक्शन के साथ। आप अच्छा मतलब केवल सेमेस्टर में नहीं, मतलब गेट एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा करोगे। ये मत समझना कि गेट का पढ़ाई होता है या ईएस की पढ़ाई होती है। आपका जो सिलेबस इट्सेल्फ बहुत मतलब वो, उसमें आप अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ते हो तो गेट ईएस तो उस सिलेबस में से कट के थोड़ा सा पार्ट बनाया जाता है। सिलेबस का हर चीज गेट एंड ईएस के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बाकी एग्जाम में। इसीलिए आप कोर्स को ज्वाइन करना, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? तो फ्री एक्सपेंशन को बताए थे, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। तो उसमें हम बताए थे कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, वर्क डन वहां पे जीरो होता है। वर्क डन इसलिए जीरो होता है क्योंकि हमारा ठीक है एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन कोई एक्सटर्नल प्रेशर हम वहां पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हुआ ही नहीं, वर्क का बात ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एडिशनली कोई प्रेशर वहां पे आ नहीं रहा है, तो इसीलिए वहां पे वर्क डन जो होता है हमारा जीरो होता है। तो आपको बताया गया हर चीज की, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, आपको फिर से आपको वर्क डन वहां पे जीरो होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या बोला है? वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज ऑप्शन ए, जीरो। आंसर फर्स्ट। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो इसका है उसको देखेंगे, ई नंबर। ठीक है, 1 का ई जो है अब उसको देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा? आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको इसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। टू बॉडीज विच आर एट डिफरेंट स्टेट्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, एंड अलाउड टू रीच अ फाइनल स्टेट of thermal equilibrium.
द फाइनल टेम्परेचर अटेंड इज स्पेसिफाइड बाय द zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics. ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, ठीक है, हो सकता है नेट से डाउनलोड होता है, क्वेश्चन में टिक मारे, तो जो टिक लगा रहेगा उसको ये नहीं समझिएगा कि फॉर्मुलेटर से टिक किया गया है, क्योंकि बहुत सारे मतलब इवन एकेयू को भी क्वेश्चन पेपर कभी कभी मिस हो जाता है। तो देखिएगा लास्ट में लिखा रहता है कि सेंड क्वेश्चन पेपर, दे विल पे यू 10 रुपीज। तो कहीं से कोई इंटरनेट का भी क्वेश्चन अगर वेबसाइट पे भी एक का मिल रहा है तो आप उसके और भरोसा मत कीजिएगा। कोई स्टूडेंट हो सकता है गलती से कोई रॉन्ग ऑप्शन चूज किया हो, तो उसको आप फॉर्मुलेटर का मत ट्रीट कीजिएगा अगर कोई टिक लगा हुआ हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको पता है जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, आप कोर्स में देखिएगा, तो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड इंटरनल एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एंट्रोपी। तो यहां पे टेम्परेचर की बात हो रही है, तो कौन सा मतलब लॉ होगा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। एंड ये क्या बोल रहा है? टू ब्लॉक्स व्हिच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर एंड अलाउड टू रीच अ फाइनल स्टेट थ्रू of thermal equilibrium. The final temperature attained is specified by zeroth law of thermodynamics। क्या बोलता है कि जब दो बॉडी किसी तीसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है कि तीनों बॉडी का मतलब बॉडी का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर जो होता है, अगर हम लोग बात करें तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा मतलब बोले तो इलॉजिकल है। इट इज सेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी बॉडी को तुम टच करते हो तो तुमको गर्म लगता है, एंड किसी मतलब गर्म कभी फील करते हो, कभी ठंडा फील करते हो, उस बेसिस पे बोलते हो इसका टेम्परेचर ज्यादा है एंड टेम्परेचर कम है। लेकिन ये जो सेंस है, साइकोलॉजिकल सेंस, हमेशा काम नहीं करता है। अगर मान लो सेम रूम में तुम एक मतलब जैसे मार्कर है, एक वुडन लकड़ी है, चेयर है, उसको छुओ, और सेम रूम में सेम टेम्परेचर पे किसी मेटल को छुओ, किसी लोहा को छुओ, किसी कॉपर के सिलेंडर को छुओ, फील करो कि जो कॉपर का सिलेंडर है ठंडा फील हो रहा है, लेकिन दोनों सेम रूम टेम्परेचर पे है, तो ठंडा कैसे हो गया? यानी उसका टेम्परेचर कम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस तरह हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसीलिए जीरोथ थर्मोडायनेमिक्स क्या किया, बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो मतलब टेम्परेचर को डिफाइन किया। हुआ क्या, जो थर्ड बॉडी है, जो बोले ना बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, थर्ड बॉडी को थर्मोमीटर से रिप्लेस किया गया टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि अब थर्मल इक्विलिब्रियम में मेजर हो गया, तो जो बॉडी ए का टेम्परेचर मेजर करेगा, बॉडी बी का टेम्परेचर मेजर करेगा, दोनों का सेम टेम्परेचर मेजर करेगा। तो इस बेस पे हमारा आपको जीरोथ लॉ काम करता है। तो इसने हमको टेम्परेचर का सही डेफिनेशन दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन ए है इसका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब वन का एफ जो है वो छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अ गैस इज कंप्रेस्ड सिलेंडर बाय अ मूवेबल पिस्टन टू अ वॉल्यूम वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 kilojoules heat left the gas and internal energy remain same. What is the gas? सिंपल फॉर्मूला है। आपको दिया है गैस कंप्रेस हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है आपको 1/2 हो जा रहा है सेकेंड स्टेट में। अगर वॉल्यूम V1 है V, तो V2 क्या है?
V1/2 है, यानी कि V/2 या सीधे V1 लो। ये सिचुएशन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 किलो जूल्स हीट लेफ्ट द गैस, मतलब जो हीट ट्रांसफर है Q, उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 300 किलो जूल्स। तो आपको जस्ट क्या लगाना है, निकालना है वर्क डन निकालना है। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस Q माइनस W जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, सो आपको पता है यहां पे दिया हुआ है कि हमारा इंटरनल एनर्जी जो है रिमेंड सेम, मतलब U1 इक्वल टू U2, मतलब इंटरनल एनर्जी यहां पे कांस्टेंट है। तो चेंज अगर निकालेंगे, जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट है, तो इसका चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब चेंज जीरो होगा तो सीधे Q इक्वल टू W, सो W क्या हो जाएगा, Q के बराबर, यानी 300 किलो जूल्स के बराबर होगा। यानी डायरेक्ट जो 300 वाला ऑप्शन है वही होगा। आपको थोड़ा घुमाने के लिए यूनिट को इधर उधर कर दिया है। आपको पता है जूल्स जो होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो जूल जो होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो इसी को क्या किया है, बस यूनिट बदल दिया है। सो किलो जूल की जगह पे क्या हो गया, न्यूटन मीटर, यानी कि किलो न्यूटन मीटर। सीधे ऑप्शन डी होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी होगा। आपको इसको बनाना पड़ेगा, जब दिया है तो इतना आपको शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, जी भी जो आपको ऑप्शन है, जो जी है वो भी आपको न्यूमेरिकल टाइप है। ठीक है, पढ़ता हूं एक बार इसको। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्नट्स इंजन्स ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 180 degree Celsius and 20 degree Celsius. If the engine produces equal amount of work, then what is the intermediate temperature? जब हम कार्नट हीट इंजन पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम लोग इक्वल वर्क एंड इक्वल इफिशिएंसी के लिए आपको देखे थे कि हमारा टेम्परेचर कैसा होगा। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कार्नट हीट इंजन था तो इक्वल वर्क के लिए हम लोग निकाले थे कि हमारा जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है जस्ट अरिथमेटिक मीन होता है, बट फॉर इक्वल इफिशिएंसी के लिए निकाले थे तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहां पे हम मतलब चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एक करके ही बना सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन होगा तो यानी 180 प्लस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 200 डिवाइडेड बाई 200 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो होता है हम लोग इंटरमीडिएट टी इंटरमीडिएट जो होगा T1 प्लस T2 बाई 2, और कार्नट हीट इंजन में जो टेम्परेचर होता है हमारा एब्सोल्यूट स्केल पे होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, तो केल्विन में देखो यहां पे अगर दोनों में 273 ऐड करके फिर एवरेज लो, फिर 273 माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज इन जनरल वे में हम बनाएंगे तो केल्विन लेके बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 20 बाई 2, यानी 200 बाई 2, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो इसका H जो है, H आपका लग रहा है काम चल गया ना, क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 5 6 7 हो गया। कोई क्वेश्चन मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये तो 10 क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला में तो आपको फुल मार्क्स, इवन आपको 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं तो उसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं, H जो है 1 का H, उसको देखते हैं। इफ अ closed system is undergoing an irreversible process, the entropy of system, आपको पता है इंट्रोपी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब हम इंट्रोपी पढ़ाए थे तो वहां पे एक टर्म निकाले थे, चेंज इन इंट्रोपी।
चेंज इन इंट्रोपी जो होता है उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस किए थे कि चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस ई प्लस डेल्टा एस आई। ये जो था चेंज इन इंट्रोपी जो होता है दो वजह से होता है। एक चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर, इसको हम लोग बोलते थे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, प्लस चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यहां पे इसका कुछ वैल्यू होगा जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा। इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हमेशा इंट्रोपी बढ़ता है। तो जो आपको चेंज इन इंट्रोपी है इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो चेंज इन इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, अगर नेगेटिव है लेकिन इससे कम है, नेगेटिव है लेकिन इससे कम है तो अगेन ये पॉजिटिव हो गया, चेंज इन इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव है और इससे ज्यादा है, डेल्टा एस आई से डेल्टा एस सी नेगेटिव पे ज्यादा है तो पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो चेंज इन इंट्रोपी नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव है लेकिन इसके बराबर है तो ये कैंसिल करके चेंज इन इंट्रोपी जीरो कर देगा। प्रोसेस रिवर्सिबल रहता तो ये टर्म इरिवर्सिबिलिटी वाला हट जाता। तो हम लोग वहां पे देखे थे कि चेंज इन इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम और इवन सराउंडिंग पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स का एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड लॉ ऑफ का स्टेटमेंट भी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज टेंड्स टू बी अ मैक्सिमम। ऑल एक्चुअल प्रोसेस जो होता है आपको इरिवर्सिबल होता है, तो इसीलिए हमारा चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। रिवर्सिबल तो जस्ट एक आइडियलाइजेशन है। अगर प्रोसेस आपको रिवर्सिबल हुआ तब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो, अदरवाइज हमेशा यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है। बट जब सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम का जो चेंज इन एंट्रोपी है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, उसी तरह सराउंडिंग का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आंसर देखो जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दिया है, कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 का आई है। द एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस is the sum of entropies of constituents evaluated at गिब्स-डाल्टन लॉ। देखोगे तो वहां पे उसका स्टेटमेंट है कि जो हमारा इंट्रोपी है आपका जो मतलब मिक्सर का टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एंड जो प्रेशर होते हैं इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के वो उनके पार्शियल प्रेशर होते हैं। ठीक है, तो जो इंट्रोपी जो इवेल्युएट होगा वो प्रेशर एंड टेम्परेचर, मिक्सर के प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये आपको होता है। आपको प्रॉपर्टीज रिलेशन जो है वहां से ये आपको टाइप भी हुआ था। ठीक है, तो अगर देखो टेम्परेचर वॉल्यूम का टर्म क्या है, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट इवेल्युएटेड एट, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ये आपको वहां से गिब्स लॉ से मिला था। सो फर्स्ट आई का, अब आई थोड़ा सा अब क्या करें, दोनों एक मतलब आई है एंड दूसरा रोमन में है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप भी इसको एक को आई समझो दूसरे को रोमन समझो। ठीक है, सो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम of the mixture। उसके बाद आपका 1 का जे है, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंट्स। जे का देखते हैं क्या आंसर होगा।
इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट्स, अब इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, ग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, शायद हम बोले भी थे स्टार्टिंग में कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ आपको द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज टेंड्स टू बी अ मैक्सिमम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एनर्जी हैज क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी, बहुत सारे स्टेटमेंट को इसने डिफाइंड किया। मतलब मजा आ जाएगा जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, बहुत ही मजा आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने पढ़ाने दोनों में। तो इसमें एक चीज हम जब सेकेंड लॉ पढ़ा रहे थे अवेलेबल एनर्जी, तो वहां पे हम देखते थे कि जो हमारा अवेलेबल एनर्जी घटता था तो हमारा जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ता था। हम बोलते थे कि एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज बढ़ेगा, दूसरा चीज बढ़ रहा है तो पहला चीज घटेगा। जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है वो मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी होता है। मतलब जितना ज्यादा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ रहा है उतना ही अनअवेलेबल एनर्जी एक साइड से बढ़ेगा, तो दूसरे साइड से अवेलेबल एनर्जी हमारा घटेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा अवेलेबल एनर्जी है उसका मतलब क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। इसीलिए इसका नाम भी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटमेंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारा जो अवेलेबल एनर्जी है, टोटल एनर्जी तो हमारा कंजर्व्ड है, मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो हम अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, आइए पढ़ने थर्मोडायनेमिक्स, आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो अवेलेबल एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जितना ज्यादा, मतलब ये क्या है, मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। तो जितना अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रहा है उतना ही अवेलेबल एनर्जी घट रहा है, यानी एनर्जी आपका डिग्रेड हो रहा है। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा 4 होगा। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, आपको साथ ही करने होते हैं, तो ये अभी कंप्लीट हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, आपको बोरिंग नहीं फील हो, और थर्मोडायनेमिक्स रियल में बोरिंग तो फील होता नहीं है। व्हाट यू फील यू विल सी व्हेन यू ज्वाइन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड आप फॉर्मूलेटर का कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपके मतलब फ्यूचर के लिए मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, अगर कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए। एंड जो PYQ जो है, अब इसके बाद जो है हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको जो 2 to 8 है, 1 by 1 अनब्रेक कर करके वीडियो हम डालेंगे। अब जानते हैं कि आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो अगर पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो जाए, तो एक ही वीडियो आपको 3, 4, 5 घंटे का मिलेगा तो आप बोर हो जाओगे। इसीलिए पार्ट वाइज ब्रेक कर करके ये एक PYQ 2020 एंड 2019 पूरा आपको अपलोड किया जाएगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।